ET and interview, right? So we have with us Siddharth sir, is AC in CRPF, Cobra Commando. Okay, he has cleared CAPF 2017 with AIR 3. ठीक, तो आज वाले सेशन में क्या है कि हम बेसिकली दो सेक्शन कवर करेंगे। ठीक है, मेडिकल वाला पीईटी एंड इंटरव्यू। तो कोई भी अगर डाउट है तो आप वो टाइप कर देना, ठीक? तो डाउट, सारे डाउट्स लास्ट में हम ले लेंगे। ठीक, तो सर वी कैन स्टार्ट नाउ। हाँ, अनमोल एक बार बोल देना यार कि अगर किसी का कैमरा माइक ऑन है उसको ऑफ कर दे, देन वी स्टार्ट, राइट? राइट सर। देखो किसी का कैमरा या फिर माइक ऑन है तो प्लीज आप लोग ऑफ कर लो, ठीक है? आकाश, आई कैन सी योर वीडियो प्लीज। ठीक है, वो विल फिगर इट आउट, आई गेस। स्टार्ट करते हैं। तो गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है अनमोल सही से? यस सर, ऑडिबल। ठीक है। सो ऑलरेडी हम 2 सेशन कर चुके हैं। एक था पेपर 1 पर, कल हमने पेपर 2 का कर लिया। आज थर्ड सेशन है। इसमें व्हाट वी आर ट्राइंग टू कवर इज़ इंटरव्यू का प्रिपरेशन प्लस फिजिकल एंड मेडिकल का जो भी किसी का डाउट वगैरह रहता है उसको। सो बिफोर आई स्टार्ट एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि पहले आप लोग सिलेबस एक बार देख लेना, ठीक है? जैसे ये सेशन खत्म होगा, इसके बाद आप डायरेक्ट एक बार सिलेबस देखना। किसी को भी डाउट होता है कि मेडिकल का प्लस फिजिकल का कि क्या मेरा ऐसा दिक्कत आएगा, ये है वो है, तो जस्ट कीप इन माइंड कि जो उसमें मेंशन्ड है नोटिफिकेशन में, इट्स नॉट दैट स्ट्रिक्ट कि आपको एक माइनर इशू को लेके वो रिजेक्ट कर देंगे। कोई मेजर इशू होता है देन इट्स अ प्रॉब्लम, माइनर इश्यूज के लिए दे विल कंसिडर इट। सो विल कवर इट लेटर। पहले हम इंटरव्यू देख लेते हैं। सो इंटरव्यू एज सच जो इंटरव्यू दिया हुआ है इन्होंने फॉर सी ए पी एफ, दे हैव नॉट मेंशन कि व्हाट आर दे टेस्टिंग यू फॉर। ऑल दे मेंशन इज इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट, राइट? सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि इंटरव्यू इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, आपका नॉलेज का टेस्ट दे हैव टेकन इन पेपर 1 एंड पेपर 2। इंटरव्यू में दे आर टेस्टिंग योर पर्सनैलिटी। ठीक है। तो अब किसी का एनसीसी सर्टिफिकेट है बी और सी, एनसीसी बी और सी के लिए वेटेज मिलता है, बट दिस विल बी दिस वेटेज इज गिवन ओनली ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ठीक है। तो किसी के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, ही शुड एवर एक्स्ट्रा हार्ड इन द रिटन एग्जाम्स, और वो इंटरव्यू में जाता है, इट विल कैरी सम एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर हिम। ठीक है। तो एक चीज़ मैं बिफोर आई स्टार्ट आई लाइक टू टेल कि इंटरव्यू की तैयारी कब करनी है किसी को। तो पहले आप जब रिटन क्लियर कर लो, जब एक बार रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाते हैं रिटन के, आप तभी इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट करना। अदरवाइज अगर आप शुरुआत से सोचो कि इंटरव्यू की टेंशन ले रहा हूँ, वो काम मत करना। आप यू स्टार्ट विद द इंटरव्यू वंस योर रिटन हैज़ बीन क्लियर्ड। सो इंटरव्यू में क्या क्या हम कवर करेंगे आज? फर्स्ट इज द सर्विस प्रेफरेंस, सेकंड इज हाउ टू फाइल योर डैफ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, third is approach to interview, and fourth is preparation and strategy for the interview. So first is service preference, right? सर्विस प्रेफरेंस में देखो, आई लाइक टू टेल एवरीवन कि सर्विस प्रेफरेंस एक आपका पर्सनल होता है और एक सोशल होता है कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, राइट? सबको अलग अलग फोर्सेस में भी पसंद हो सकते हैं। किसी को मे बी सिविलियन लाइफ ज़्यादा पसंद है, उसको अच्छा लगता है कि मैं हमेशा फैमिली के साथ रहूँ और कोई ज़्यादा रिस्की काम नहीं करना है, प्लस जो एक फौजी लाइफ का थ्रिल होता है उसको इतना एक्सपीरियंस करने का मन नहीं है, देन यू कैन गो फॉर सीआईएसएफ। ठीक है। लेकिन अगर किसी का मन है कि नहीं भाई मुझे एकदम फोर्स लाइफ जीनी है एंड थ्रिल वाला काम करना है, उसके लिए बीएसएफ, सीआरपीएफ, दीज आर बेटर। ठीक है। तो आप क्या करो खुद से, जब आपका रिटर्न क्लियर हो जाए, रिटर्न के पहले यू डोंट नीड टू नो एनीथिंग अबाउट, मतलब आपको ज़्यादा पता नहीं करना है कि किस फोर्स में कैसा है। आपको बस ये दिमाग में रखना है ठीक है यूनिफॉर्म सर्विस है, ग्रुप ए का सर्विस है, अच्छा काम है यहाँ पे। आप बस रिटर्न की तैयारी करो। वंस यू आर डन विद द रिटर्न, देन यू स्टार्ट गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द फोर्सेस। उसके लिए आप इंटरनेट का यूज़ करो, यूट्यूब, गूगल, इन सब का यूज़ कीजिए। ठीक है। और एक ओपिनियन बनाइए हर फोर्स के बारे में। अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स होते हैं कि सीआरपीएफ में कोई है, बीएसएफ में कोई, आप उनसे बात करो कि उनका जॉब प्रोफाइल कैसा है, कैसा काम कर रहे हैं वो। ठीक है। अपना एक ओपिनियन बनाइए हर फोर्सेस के बारे में, और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लीजिए। जो आपकी सेल्फ प्रायोरिटीज़ हैं प्लस जो फैमिली प्रायोरिटीज़ हैं, उनके बेसिस पे डिसीजन लीजिए। ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स इवैल्यूएट कीजिए खुद के हिसाब से कि भाई मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या खराब है। कई जगह ऐसा होता है कि मे बी वर्क इज रिस्की, बट उसके लिए आपको सैलरी ज़्यादा मिलती है, वहाँ आपको फ्री टाइम ज़्यादा मिलेगा। रिस्क ज़्यादा तो फ्री टाइम भी ज़्यादा मिलता है, राइट? लेकिन अगर रूटीन टाइप का जॉब है, वहाँ आपको फ्री टाइम कम मिलेगा, सेटिस्फैक्शन इतना नहीं होगा। ठीक है।
ये सब चीज़ें आप फैक्टर इन करो बिफोर यू टेक अ डिसीजन, बिफोर आप एक प्रेफरेंस फॉर्म करते हो फोर्सेस के लिए। इसमें एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि सारे फोर्स अच्छे हैं भाई, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई फोर्स खराब है या कोई फोर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सब में डिफरेंसेस हैं, बट आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको जो रीजंस आप बनाते हो किसी फोर्स ज्वाइन करने के लिए, वो आपको अपने दिमाग में क्लियर रखने हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अगर आप बस फ्रेंड के साथ जा रहे हो कि ठीक है सब कोई सीआईएसएफ पहली भरता है मैं भी भरूंगा, बट आपके दिमाग में पर्सनल कोई रीजन नहीं है, तो इंटरव्यू में डिसएडवांटेज होता है। बिकॉज मेनी टाइम्स दे विल आस्क यू कि ठीक है यू हैव गिवन अस दिस प्रेफरेंस कि फर्स्ट इज सीआईएसएफ, सेकंड इज एसएसबी, थर्ड इज सीएए, सो व्हाई सीआईएसएफ फर्स्ट। ठीक है, तो आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर रीजंस होने चाहिए कि ऐसा क्यों है कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहा हूँ व्हाई इज इट फर्स्ट। ठीक है, और मेरे ख्याल से सर्विस प्रेफरेंस में इतना कवर हो जाता है, और भी कुछ बचा हुआ है, अनमोल मुझे बता दो एक बार। Sir, I think it is covered. You have covered everything. राइट, सो हमने सर्विस प्रेफरेंस कवर कर लिया। अब हम थोड़ा डैफ के ऊपर बात कर लेते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए इसमें क्या है कि डैफ भर रहे हो आप, तो उसमें क्या होता है कि वो आपसे कुछ फील्ड्स पूछते हैं, राइट। डैफ भरने के लिए वो आपसे क्या क्या पूछते हैं, पर्टिकुलर्स ऑफ प्राइजेस, मेडल्स, स्कॉलरशिप्स, टीम्स, गेम्स, स्पोर्ट्स, एनसीसी, हिच हाइकिंग, माउंटेनियरिंग ऐसा दिया हुआ है। देन पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्ट लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल और कॉलेज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो ऐसा क्या है कि यार कपिल अपना कैमरा ऑफ कर देना भाई, ठीक है। हाँ थैंक यू। ठीक है, तो इसमें मैं क्या बताना चाहूँगा कि जो आप डैफ भर रहे हो ना उसको बहुत अटेंशन देके फिल करो। ठीक है, आपने अगर बहुत सारे काम किए हैं तो आप हर चीज़ भरो, उसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। कई बार लोग ऐसे व्यूज बना लेते हैं कि यार अगर मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालूंगा डैफ में तो वो उतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप अगर ज़्यादा चीज़ें डालो तो आप तैयारी भी ज़्यादा करके जाओ। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि मुझे कुछ भरना है और कुछ छोड़ देना है। जो जो आपने किया हुआ ऑनेस्टली आप उसको भरते जाओ, और हर चीज़ का एक वर्किंग अच्छा नॉलेज रखो। ठीक है, अब जो आपने एक बार टैब फिल कर लिया तो आपको रेडी होना है कि वो उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और डैप तो ऐसा है कि आप जब इंटरव्यू में जाते हो आपके पास डैप नहीं रहता है। ठीक है, तो जो आपने लिखा है आप उसको रट लो, उसको याद रखो अपने दिमाग में कि मैंने एग्जैक्टली क्या लिखा था। ठीक है, इंटरव्यू जो कंडक्ट होता है दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो डैप के अराउंड ही पूरा कंडक्ट हो जाता है। कोई अलग से वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, जो आपका एक वो व्यू फॉर्म करते हैं डैप पढ़ के उसी के अराउंड इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं जो टोटली अनरिलेटेड होंगे, आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे, बट दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी रिलेटेड विद द डैप ओनली। तो जब आप डैप भर रहे हो उसको कैसे भरना है, हर पर्टिकुलर को आप या तो क्रोनोलॉजिकल में, मतलब पीछे से लेके आगे तक, या रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मीन्स कि आगे से पीछे तक भरना है आपको। जो लेटेस्ट किया उससे सबसे पुराना क्या किया था, इस टाइप में। हैप्पीजर्ली मत भरिएगा कि आज हमने जो पिछले साल किया था वो भर दिया, फिर उसके बाद भर दिया 10 साल पहले किया था और फिर वो भरेंगे जो 6 साल पहले किया था। ऐसा मत करना, हमेशा एक सीक्वेंस फॉलो कीजिए, इधर क्रोनोलॉजिकल और रिवर्स क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, और जो आप पॉइंट्स भर रहे हो, जो भी आप डिटेल्स उनको दे रहे हो, यू शुड बी एबल टू कनेक्ट देम कि जो जो मैंने अचीव किया, जो जो मैंने किया है वो कैसे कनेक्ट होके मेरे को जो मैं आज बना हूँ वो उसको कैसे बनाया है मुझे यहाँ तक। कि ठीक है मैंने मान लीजिए स्कूल में कोई प्राइज जीता डिबेट कंपटीशन में, फिर कॉलेज में जाके मैंने कोई स्पीच कंपटीशन में प्राइज जीत लिया, तो ठीक है मतलब आपका एक बनता जा रहा है कि ठीक है मतलब कि आप चीज़ें बोलते हो, अच्छे से बोल लेते हो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में, राइट। सो यू आर पब्लिक स्पीकर। ऐसा आपको एक व्यू में आना चाहिए अपने बारे में कि ठीक है अगर बोर्ड आपसे पूछता है तो आप ये कॉन्फिडेंटली बोल सको कि सर आई एम गुड एट स्पीकिंग इन पब्लिक। सो जो भी आप पॉइंट्स भर रहे हो यू शुड बी एबल टू कनेक्ट देम टू योर प्रेजेंट। इसके बाद हम देख लेते हैं कि डेफ भरते कैसे हैं एग्जैक्टली। सो जो फर्स्ट सेक्शन आता है वो है प्राइजेस, कॉलेज। ठीक, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपने जो भी आपने अचीवमेंट की हो स्कूल में कॉलेज में वो आप भर दीजिए। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई एक है जिसको रनिंग पसंद है, ठीक है, तो इसमें उसने स्कूल में जो जीता है उसकी जो मेडल जीते हैं वो लिख सकता है, कॉलेज में जो जीता है वो लिख सकता है। मान लीजिए आप जॉब में हो, आपने टाटा मैराथन में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे आपने पोजीशन हासिल की है फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर कुछ ऐसा, तो आप उसको लिख दीजिए। लेकिन इसमें आप इनसिग्निफिकेंट चीज़ें मत लिखो कि आपके मोहल्ले में कोई डांडिया का कंपटीशन हुआ था उसमें आपने डांस कर लिया। ये अचीवमेंट नहीं है, ठीक है, ये तो बहुत एक छोटे स्केल का चीज़ है, इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है,
इसको मत भरो। या फिर ऐसा हुआ कि भाई कोई एक छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ था मोहल्ले में जहाँ पे आपको स्प्रिंट करवाया गया था, वहाँ पे फर्स्ट है, ये सब नहीं लिखना है। सिग्निफिकेंट चीज़ें लिखो जो आपने स्कूल में कॉलेज में आप पोजीशन होल्डर हो वहाँ पर। उसके बाद दे आस्क फॉर टीम गेम्स, स्पोर्ट्स, एनसीसी, माउंटेनियरिंग, हिचाइकिंग, ये सब। तो यहाँ पे आप ये लिखो कि आपको एक याद रखना कि यहाँ पे अपनी हॉबी वाली एक्टिविटीज मत लिखना, ठीक है। इसमें वो चीज़ें लिखिए जिसमें आपने कोई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया हो। जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल की ट्रैक एंड फील्ड की टीम थी, आप उसके कैप्टन रहे हो, वाइस कैप्टन रहे हो, तो ये आपकी टीम में अचीवमेंट हुआ, राइट। ठीक है। और जैसे मान लीजिए आपने स्टेट लेवल पे कभी कोई किया हुआ, साइकिलिंग में किया हुआ, रनिंग में किया हुआ, कि आप टीम के पार्ट थे, वहाँ पे ये लिखना है आपको कि पार्ट ऑफ स्टेट ट्रैक एंड फील्ड टीम, ऐसे करके। जिसने एनसीसी किया वो यहाँ पे मेंशन करेगा। स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स में आप मानिए क्रिकेट अच्छा खेलते हो, वो यहाँ मेंशन नहीं करोगे। लेकिन अगर आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, फॉर एग्जांपल मैं आईटी में था, आपने इंटर आईटी में खेला हुआ है, तो आप उसको मेंशन कर दो यहाँ पे कि ठीक है, कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम एट इंटर आईटी लेवल, ऐसे करके, ठीक है। तो हमेशा दिमाग में रखना है कि यहाँ पे जो दूसरा सेक्शन है, यहाँ पे आपको हॉबीज नहीं भरनी है अभी। उसके आगे पूछते हैं पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्ट लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल और कॉलेज, ठीक है। ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जहाँ पे आपकी लीडरशिप की पोजीशन रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल जो सेकंड सेक्शन था, वहाँ पे अगर आप मेंबर हो टीम के तो आप लिख दो। अगर आप कैप्टन थे, वाइस कैप्टन थे, तो आप उसको यहाँ लिखना, ये ठीक है, कि कैप्टन ऑफ स्कूल ट्रैक एंड फील्ड टीम, ऐसा करके। अब लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि आप इसमें लिख दो कि भाई कि मैं 10th क्लास में मॉनिटर था क्लास का, वो काउंट नहीं करेगा, बिकॉज वो तो बहुत छोटा हो गया। बट हाँ, स्कूल में मान लीजिए आपके चेस की कोई टीम बनी थी जिसमें 5-6 लोग थे, सेलेक्टेड थे स्कूल से, एंड यू आर कैप्टन ऑफ दैट, तो आप इसको लिख दीजिए यहाँ पे कि ठीक है, आई वॉज पार्ट ऑफ स्कूल चेस टीम, या फिर वट एवर, ऐसा कोई करके, ठीक है। उसके कैप्टन थे आप। इसके बाद वो बोलते हैं अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट। ये अच्छी ये मतलब मेरे ख्याल से सबसे जरूरी इसमें ये वाला पोर्शन, क्योंकि इसमें आप अपने हॉबीज लिखते हो कि जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके पास कुछ तो फ्री टाइम बचता है, आप उसमें क्या करते हो। तो कई लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं कि मतलब जो उनकी एक्चुअल हॉबीज होती है वो उस पर नहीं लिखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई हमें तो अपना अच्छा इंप्रेशन जमाना है, तो हम कोई सीरियस हॉबी लिखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ, या फिर बुक्स पढ़ना मेरी हॉबीज, जबकि एक्चुअली उनकी हॉबीज होती है मूवी देखना, टीवी सीरीज देखना, या फिर यूट्यूब पे वीडियोस देखना। तो आप ये काम मत करो। आप क्या करो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मूवीज देखना पसंद है, आप इसमें एकदम बेझिझक लिख दो कि वॉचिंग मूवीज, ठीक है। आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, आप इसमें लिख दीजिए लिसनिंग टू म्यूजिक, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपको बिल्कुल भी ऑकवर्ड फील नहीं करना है कि ठीक है, जो मेरी हॉबी बहुत ही इsoteric है या फिर अनकॉमन है, तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ऐसा नहीं है। जो आपने हॉबी लिखा है आप उस पर तैयारी करके जाओ, और उस पर अच्छे आंसर दे सको, क्योंकि वो क्वेश्चन अच्छे पूछेंगे तो आपको आंसर भी अच्छे देने हैं, ठीक है। और अगर क्वेश्चन जो आपसे पूछे वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है, राइट, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस पे दे वोंट माइंड इफ यू डू नॉट नो दी आंसर। बट अगर आप बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन का अपने हॉबी पे आंसर दे देते हो, तो इट विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे किसी को मूवी देखना पसंद है, तो उसने लिख दिया हॉबीज में वॉचिंग मूवीज, तो मे बी दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस ऑन जो मूवी का हिस्ट्री रहा है, इंडियन सिनेमा का हिस्ट्री पूछ सकते हैं कि अच्छा 1950s में कौन से डायरेक्टर होते थे, कौन से एक्टर्स होते थे। सो वॉचिंग मूवीज आपने अगर टॉपिक लिख दिया है ना, तो आप अपने दिमाग में रखो कि आपको मूवीज का, इंडियन सिनेमा का, हॉलीवुड का, इन सबका आपको थोड़ा एक नॉलेज रखना है कि कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे यहाँ तक आया, आज इंडियन सिनेमा ऐसी क्यों बनी है। लेटेस्ट ट्रेंड्स आप पता रखो कि ठीक है, जो बॉलीवुड की मूवीज हैं वो इतनी हिट नहीं हो रही हैं, वी आर वॉचिंग साउथ इंडियन मूवीज मोर। म्यूजिक इतना अच्छा नहीं आ रहा है। जो पहले के म्यूजिक डायरेक्टर्स होते थे, जैसे ए आर रहमान वगैरह हो गए, वो सब चले गए। जो नए हैं वो इतने अच्छे नहीं है मे बी। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी। कोई अगर फॉर एग्जांपल म्यूजिक लिख देता है, लिसनिंग म्यूजिक, तो अब मान लीजिए आप क्लासिकल म्यूजिक सुनते हो, तो ऐसा नहीं कि वो आपके क्लासिकल म्यूजिक के क्वेश्चन पूछेंगे। वो पूछ सकते हैं कि ठीक है भाई, बादशाह और हनी सिंह पे हमें कुछ बताओ। अब आपको पता ही नहीं क्योंकि आपने मतलब फॉलो अप नहीं लिया है। बट अगर आप थोड़ा अपडेटेड हो कि लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं बॉलीवुड म्यूजिक के, और मतलब म्यूजिक इन जनरल इंडिया में, तो आपको पता होगा कि ठीक है, आजकल के तो हिट आर्टिस्ट यही सब हैं। तो आप उसकी तैयारी करके जाओ कि इंडियन म्यूजिक में क्या अपडेट चल रहा है, राइट। उसके बाद इसमें मान लीजिए जैसे आप लेटेस्ट म्यूजिक सुनते हो, बॉलीवुड म्यूजिक सुनते हो, पॉप म्यूजिक सुनते हो, और वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं क्लासिकल म्यूजिक पे। आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप उनको सीधे बोल सकते हो कि सर मैं क्लासिकल म्यूजिक नहीं सुनता हूँ, मैं थोड़ा मॉडर्न म्यूजिक सुनता हूँ। बट इसका
इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, मे बी दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन मॉडर्न इंडियन म्यूजिक, अगर आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे देन इट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि आपने खुद बोला कि भाई मैं पुराना नहीं नया सुनता हूँ, और फिर आपसे नई चीज़ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आप वो भी नहीं बता पाओगे देन यू आर एट अ डिसएडवांटेज। तो जो भी आप टॉपिक्स लिख रहे हो अपने डायरेक्ट में, आप उनको अच्छे से तैयार करके जाओ। कोई भी हॉबी हो, आपको उसको डिफेंड करना आना चाहिए, डजेंट मैटर, कोई हॉबी छोटी या बड़ी नहीं होती, हॉबी इज समथिंग विच यू एंजॉय इन योर फ्री टाइम। अगर ये कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ है तो बहुत अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल किसी का हॉबी हो सकता है सोशल वर्क करना, जो खाली टाइम बचता है उसमें जाकर मैं कम्युनिटी सर्विस करता हूँ, इट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अब ऐसा नहीं कि जो कम्युनिटी सर्विस कर रहा है उसको ज़्यादा मार्क्स दे देंगे उसके बजाय जो म्यूजिक सुनता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये अपने दिमाग में मत रखिएगा। यू जस्ट हैव टू बी रेडी विद द क्वेश्चंस, any type of questions can be asked depending on your hobbies and you should be able to answer them, you should be able to have a good knowledge of your hobby। ठीक है, आई गेस इसमें भी हमने कवर कर लिया बचता है। यस सर। हम्म, ठीक है, तो देखिए डैफ में कुछ तो वो ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन पूछते हैं, आपका क्या नाम है, आपके मम्मी पापा का क्या नाम है, घर कहाँ पर है, ऑक्यूपेशन कहाँ पर है, ये सब चीज़ें तो ऐसी हैं जो सबका पर्टिकुलर है, आपको अपने खुद से फिल करना है। जो कैंडिडेट स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं वो दो ही होती हैं, फर्स्ट इज सर्विस प्रेफरेंस एंड सेकंड इज दिस, ये जो आपके बारे में, हॉबीज़ के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में नॉलेज ले रहे हैं वो, ठीक है। तो आप इसी पे फोकस करना डैफ की तैयारी में। और बाकी जो आपके बचते हैं वो वाली चीज़ें, जैसे जो आपने ऑलरेडी भरी हुई है ना कि आपके पापा का क्या नाम है, उनका क्या जॉब है, सपोज योर फादर इज कमिश्नर इन पुलिस, तो आपको उसका भी तैयारी करके जाना है, ठीक है, कि पुलिस एज अ पुलिस कमिश्नर उनका कैसा जॉब रहा उसका नॉलेज रखो आप, उनकी लाइफ कैसे गई, वॉज ही सेटिस्फाइड विद दिस जॉब। फिर उसके बाद अपना आप होम टाउन मेंशन करते हो, राइट। होम टाउन मेंशन किया है आपने, आप अपने होम टाउन के बारे में चीज़ जानिए कि वो मतलब कि कब इस्टेब्लिश हुआ था, पहले उसके क्या नाम था, उसका नाम का क्या मीनिंग होता है, पॉपुलेशन कितनी है, किस तहसील में लोकेटेड है, ये सब चीज़ें आपको जाननी चाहिए। जो आप डेफ पूरा भर के दे रहे हो यूपीएससी को, उसमें बेसिकली जो एक एक वर्ड है ना, आप उसको बस पढ़ के देखते जाओ कि ठीक है मुझे ये पता है कि नहीं पता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लखनऊ से हूँ, सो आई शुड नो कि ठीक है जो लखनऊ है वो लक्ष्मण वर्ड से डिराइव्ड है, एक कोई पासी राजा थे उन्होंने एस्टैब्लिश किया, तो आपको ये सब चीज़ें पता करना है जब आप डैफ भर रहे हो, राइट। मे बी समवन इज फ्रॉम बनारस, तो उसको बनारस का थोड़ा हिस्ट्री पता करना चाहिए, जो उसके फेमस स्पॉट्स हैं वो पता होना चाहिए, जो मेन मेन, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाना है इंटरव्यू के लिए, उसी के अराउंड वो कंडक्ट करते हैं। आप अपनी मम्मी की डिटेल्स दे रहे हो उनको, उनका ऑक्यूपेशन बता रहे हो, एनुअल सैलरी बता रहे हो, ये सारी चीज़ वो आपसे लेते हैं, जो जो वो मांग रहे हैं। आप हर इन्फॉर्मेशन पे कुछ ना कुछ तैयार करके जाओ एंड बी रेडी टू फेस द क्वेश्चंस। आप अपना कॉलेज मेंशन करते हो उसमें, तो आपको अपने कॉलेज का भी थोड़ा हिस्ट्री देख लो, आपके स्कूल के बारे में देख लो कि ठीक है जो आप उनको स्कूल का नाम लिख के दे रहे हो, दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस ऑन योर स्कूल आल्सो कि भाई तुम्हारा स्कूल कब शुरू हुआ था, अभी उसमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। दे डू दिस वेरी वेरी रेयरली, बट अगर कोई ऐसे मतलब बहुत ही स्ट्रेंज क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है ना, तो एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है कि ठीक है दिस कैंडिडेट कैंडिडेट इज वेरी अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स, उसको हर चीज़ पता है कि ठीक है उसको अपने स्कूल के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, स्टेट के बारे में सब चीज़ें पता है। सो बस यू स्पेंड टाइम विद योर डेफ। देखिए जो वर्ड ओवर का नॉलेज है अदर, ठीक है, वो आपने पेपर वन पेपर टू में कवर कर लिया है। अब आपको अपनी नॉलेज की डेप्थ नहीं चेक करेंगे वो बस आपकी जो डेप्थ है उसके अराउंड, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स जो ऑलरेडी आपने पेपर वन एंड पेपर टू में कवर किए हैं उसी से बात करेंगे। तो आप डेफ पे टाइम स्पेंड कीजिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, राइट। ठीक है, अभी इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे अनमोल, डेफ के ऊपर? सर वो फ्लैश करूं मैं वो जो हाँ एक बार सैंपल दिखा डैफ दो, है? मैं उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है सर। वो जो समरी थी उसको एक बार डिस्प्ले कर देना। थोड़ा सा और जूम कर देना इसको, हाँ बस ठीक है। तो ठीक है, इसमें देख लो ये समरी शीट है। बेसिकली जो इंटरव्यू बोर्ड होता है उनके पास समरी शीट ही रहती है, आपकी पूरा डेप्थ तो नहीं रखते हैं वो। अब देखिए समरी शीट में क्या क्या है, ठीक है, मेरा नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, टाउन है मेरा कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, स्टेट है, तो आपको टाउन और स्टेट तैयार कर लेना है, ठीक है।
उसके बाद प्राइजेस, मेडल, स्कॉलरशिप, अचीवमेंट्स, ये वो। तो मैंने मतलब मैं प्लेसमेंट हुआ था, मैंने ज्वाइन नहीं किया था, दैट वाज एन अचीवमेंट, मैंने उसको मेंशन कर दिया था। अपनी ब्रांच से मैं पहला था इसलिए मैंने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद है कि फाउंडेशन डिबेट में मैं सेकंड था, वो मैंने मेंशन कर दिया है। और आईआईटी की अपनी रैंक मेंशन किया हुआ, किस साल में क्वालिफाई किया। आरएमओ रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड स्कूल में लिया था, तो मैंने वो मेंशन किया। तो यहाँ पे क्या क्या है कि जो भी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स थी ना, वो मेंशन कर दिया है। उसके बाद जो सेकंड आता है उसमें वो पूछे कि आपने टीम, गेम्स, स्पोर्ट्स, एनसीसी, इसमें तो जो आपने कलेक्टिव, फर्स्ट पार्ट में आपने इंडिविजुअल मेंशन कर दिया, इंडिविजुअली आपने क्या अचीव किया। सेकंड में हम वो मेंशन करेंगे जिसमें हमने एज अ टीम कुछ, एक ग्रुप में कुछ अचीव किया हो। तो उसमें बैंड कंपटीशन हुआ था फाइनल ईयर में, उसमें हम लोग थर्ड आए थे। सेकेंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रेजेंटेशन थी, जिसमें एक ग्रुप में, 5 के ग्रुप में वी हैड टू पार्टिसिपेट, उसमें हमने जीता था। उसके बाद इनोवेशन पर एक प्रेजेंटेशन हुआ था, उसमें भी 3 का ग्रुप था, उसमें हमने पार्टिसिपेट करके जीता था। तो ये मेंशन कर दिया हमने इसमें। ठीक है। सो फर्स्ट में इंडिविजुअल कवर हो गया आपका, सेकंड में ग्रुप अचीवमेंट्स कवर हो गए, थर्ड पर आना। इसमें क्या है कि पोजिशंस ऑफ लीडरशिप, ठीक है, आपने अचीव किया बट क्या आप उसमें लीडर थे। तो जो एक व्हीकल डिजाइनिंग कॉम्पिटिशन था कॉलेज में, मैं उसका कैप्टन था, तो मैंने वो मेंशन कर दिया है। उसके बाद एक मैथमेटिक्स पे कंपटीशन हुआ था, उसमें जो स्कूल की टीम थी, मैं उसमें कैप्टन था, तो मैंने वो मेंशन कर दिया, राइट। उसके अलावा जो बचता है कि मतलब आपके अदर इंटरेस्ट क्या है, तो मैंने उसमें लिख दिया कि ठीक है भाई, मुझे डिबेट्स करना, प्रेजेंटेशंस बनाना पसंद है, और डिस्प्ले करना पसंद है। उसके बाद टीचिंग पसंद है। टीचिंग कैसे किया मैंने, जब मेरा सिलेक्शन हो गया था उसके बाद कुछ फ्री टाइम बचता है जिसमें आप ज्वाइन नहीं करते, तो घर के पास एक कोचिंग थी, मैं वहाँ चला जाता था पढ़ाने, मैंने कुछ टाइम वहाँ पर पढ़ाया है। उसके बाद हेल्थ का मेंशन कर दिया है, गिटार एंड लिसनिंग म्यूजिक। तो अब इसमें अब ये नहीं सोचना आपको लगे कि भाई ये इतना सारा क्यों मेंशन कर दिया, ये इसीलिए मेंशन किया क्योंकि मुझे हर चीज का नॉलेज है। तो उन्होंने क्वेश्चन भी पूछे थे इस पे, बट आई वाज एबल टू आंसर देम बिकॉज आई हैड नॉलेज, मैंने अच्छी तैयारी की थी हर चीज का। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आया। उसके बाद देख लेते हैं, इन्होंने स्कूल का नाम, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ, ये। उसके बाद कॉलेज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अब जैसे मान लीजिए आपका स्कूल है, राइट, तो आप उसमें उसकी हिस्ट्री तैयार करके जाओ कि भाई ये कब शुरू हुआ था, इसमें अभी इस कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, टोटल कितनी ब्रांचेज हैं, राइट। ये तैयार कर लिया। आपका जो कॉलेज है, जैसे मेरा आईआईटी पटना था, तो मुझे क्या देख के जाना है कॉलेज से रिलेटेड, ठीक है, आईआईटीज कब स्टार्ट हुए थे, पहला आईआईटी कौन सा था, अभी कितने आईआईटीज हैं, क्या इतने सारे आईआईटीज खोलना अच्छी बात है। बिकॉज हमारे टाइम पे क्या हुआ था कि पहले 7 आईआईटीज थे, बाकी जब हमने ज्वाइन कर लिया था उसके बाद वो 15 हो गए। तो क्या इतने आईआईटीज खोलने चाहिए थे, ये अच्छा है कि बुरा है। तो ये सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, आईआईटी से रिलेटेड पूछा था। तो क्या है कि आप एक दिमाग में एक फ्रेमवर्क बना के चलो, मे बी समवन इज फ्रॉम अ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, तो उसको अपने दिमाग में कैसे क्वेश्चन रखना है कि ठीक है, आर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स एबल टू कम्पीट विद द आईआईटी स्टूडेंट्स। तो आप ऐसा कुछ सोच के जाओ कि मे बी दे कैन आस्क दिस, और अगर वो पूछते हैं तो आप आंसर करते हो, देन इट लीव्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट। तो ये जो समरी शीट है ना, ये उनके पास रहती है, और वो इसी को देख के आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, इस पे आप तैयारी करके जाना। और जितने आप क्वेश्चन ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो ना, वो अभी मैं कवर कर लूंगा कि हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चन रिलेटेड ऑन योर डेफ, आप वैसे तैयारी करके जाओ। सो आई गेस इससे तो सब कुछ कवर हो जाएगा। अभी हम अप्रोच देख लेते हैं इंटरव्यू कि हाउ टू अप्रोच इंटरव्यू प्रिपरेशन, राइट। ठीक है। आप ये चीज़ याद रखो कि इंटरव्यू में इट कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, फर्स्ट इज योर बॉडी लैंग्वेज, सेकंड इज माइनर्स, एंड थर्ड इज नॉलेज। ठीक है। तो नॉलेज आपको ऑलरेडी है बिकॉज यू हैव क्लियर पेपर 1 एंड 2, नॉलेज का आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी क्या बचता है, बॉडी लैंग्वेज और मैनर्स। ठीक है। आपको इस पे तैयारी करनी है बिकॉज इंटरव्यू इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट, राइट। सो आपको अपने पोस्चर पर, बिहेवियर पर, मैनर्स पर वर्क करना है। आप हमेशा मतलब पोलाइटली बात कीजिए उनसे, भले ही वो कितना भी आपसे मतलब आपको फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए वो तो हमेशा अच्छे से ही बात करेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप स्ट्रेस में होते हो, आप परेशान हो जाते हो। तो परेशान नहीं होना है, जब भी आप बात कर रहे हो किसी भी मेंबर से, तो आप आई कांटेक्ट रख के बात करो। ठीक है। हमेशा उनकी बात ध्यान से सुनो, वो जो क्वेश्चन पूछे हैं, कई बार उनकी आवाज़ बहुत कम होती है क्योंकि उनकी एज ज़्यादा होती है, या फिर डेलिबरेटली वो कई बार धीरे बोलते हैं, ये चेक करने के लिए आप अटेंटिव हो कि नहीं हो। तो ट्राई करो कि पहली बार में आप उनका क्वेश्चन अच्छे से सुन लो। अगर आप नहीं सुन पाते हो तो प्रॉपरली उनको मतलब अपोलोजाइज कीजिए कि सर आई एम सॉरी, कुड नॉट हियर योर लास्ट स्टेटमेंट, काइंडली रिपीट इट। ठीक है। इस तरह से आपको मैनेज करना है कि मतलब अपना बिहेवियर पॉलिश करना है आपको, राइट। तो इसके बाद क्या बचता है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ना,
तो आपको क्या करना है कि आप अपने स्टैंडर्ड फ्रेजेस तैयार करके जाओ, ठीक है। कि सपोज आपने कोई आंसर दिया, वो उससे खुश होकर आपकी तारीफ कर कि ठीक है, गुड आंसर, तो आपको क्या करना है, आपको रिप्लाई करना है उनको कि ठीक है, थैंक यू सर, मतलब आई एम इम्प्रूविंग ऑन माई, ऐसे करके मतलब आपको ये दिखाना है कि ठीक है, जो भी वो आपसे बोलते हैं क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हो, और उनका जो भी एक इनपुट रहता है आप उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हो, राइट, इस तरह से। और मान लीजिए आपने कोई ओपिनियन दिया, वो से अग्री नहीं कर रहे हैं, वो बोल देते हैं कि नहीं यू आर, मतलब सेइंग इट इनकरेक्टली, ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा है, तो आपको क्या बोलना है, आप पहले तो आपको अपने ओपिनियन जो भी आपने दिया है उसको एक बार तो डिफेंड करना ही करना है, ठीक है। बिकॉज मे बी आपने सही चीज़ बोली है, बट वो आपको टेस्ट करने के लिए कि क्या आप ऐसे हो क्या, कि एक हल्का सा अगर कोई बोल दे कुछ तो आपके बदल जाते हो, तो आपको कैसे बोलना है कि ठीक है सर, आई बैक टू डिफर, बट इन माई नॉलेज दिस इज द करेक्ट थिंग, ऐसे करके आप उनको पोलाइट एक आंसर दे दो। उसके बाद भी वो अड़े हुए हैं, आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो फिर आप उनकी बात मान लो कि ठीक है सर, मतलब राइट सर, बस ऐसे बात कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको पोलाइट रहना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, और हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड आप रिस्पॉन्स तैयार करके जाओ कि अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसे आंसर दूंगा, राइट, तो हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि पैनिक नहीं करना है। देखिए मतलब पैनिक कैसे होता है कि उन्होंने क्वेश्चन खत्म नहीं किया, आपने बीच में आंसर दे दिया, आपने उनकी बात काट दी बीच में, ये नहीं करना है। ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाना है, आपको लगे कि भाई ये तो मैं तय कर गया, उसने वही पूछ लिया, वाह अब तो मैं हर चीज़ बोल दूंगा जो मुझे पता है। नहीं, जो उसका क्वेश्चन है आप पॉइंट पे ही आंसर दीजिए, भले आपको उसमें बहुत चीज़ें आती हों, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो वो पूछ रहा है आप उसी के पॉइंट पे आंसर दीजिए, एक सेकंड लेके आप उसका सवाल समझ लीजिए कि वो क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, और फिर आंसर दीजिए, ठीक है। आप अगर बोलने में कोई गलती कर देते हो, देखो होता है क्या कई बार कि आपने समझ लीजिए कोई चीज़ गलत कर दी, राइट, अब उनको तो पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तभी वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, बट आपको रियलाइज होता है तुरंत ही कि मैंने कुछ गलत चीज़ बोल दी है, मे बी आपने कुछ बोला जो सही तरह से बाहर नहीं आया, तो आप उनसे बोल दीजिए कि मतलब यू हैव टू करेक्ट योर सेल्फ। देखिए इसमें लोगों के दो व्यूज हो सकते हैं। पहला व्यू तो ये होता है कि ठीक है, जो बोल दिया वो बोल दिया भाई, मैं तो अड़ा रहूंगा, ऐसा नहीं होना है, ठीक है, आपको अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेनी है, और बस उनसे बोल दीजिए कि सर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू परमिशन टू करेक्ट माई सेल्फ। वो आपको अलाउ करते हैं, आप बिल्कुल आप करेक्ट कर लीजिए आप जो चीज़ आपने बोली है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई आपसे आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछते हैं जो जिसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस फॉर्म होते हैं, मतलब मान लीजिए राइट्स पे बात कर रहे हैं और कम्युनल वायलेंस पे बात करते हैं, तो इसमें तो क्या है कि आपको क्लियरली दिखता है कि ठीक है, दो कम्युनिटीज इन्वॉल्व हैं जो आपस में लड़ें, तो एक बार आप उनसे क्या करो, आप उनसे परमिशन ले लो, सर आई रिक्वेस्ट यू परमिशन टू स्पीक फ्रीली। तो इसमें क्या है कि आपके दिमाग में जो व्यूज है ना, आप उनको फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा रूड भी होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप फ्रीली एक्सप्रेस करो खुद को। अगर कोई ऐसा ओपिनिएटेड क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं आपसे, जनरली वो डिस्कशन करते हैं, इतना ज़्यादा ओपिनियन बेस्ड बहुत ज़्यादा नहीं पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे से उन्होंने ये पूछा था कि इंडिया डिवाइड हो गया, तो क्या ये सही था, क्या ये गलत था। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि सही था क्योंकि बहुत ऐसा वैसा हो रहा था, कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं नहीं गलत हुआ था कि हमें तो यूनाइट रहना चाहिए था। मैंने ये बोला था वैसे कि डिवीजन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अभी भी हमारा ये प्रायोरिटी है कि भाई यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है। तो उस पर मैंने बात कर ली थोड़ी। पॉइंट ये नहीं कि उस टाइम पे क्या सही था क्या गलत, बट ठीक है, आपने जो भी उस टाइम पॉइंट आपने उसको डिफेंड किया, दैट इज इनफ, ठीक है। अगर वो कोई चीज़ पूछते हैं आपसे जो आपको नहीं पता है, आप उसे क्लियरली बोल दो, सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी डेवलपमेंट इन दिस फील्ड, श्योरली आई विल फॉलो इट और वंस आई गेट द टाइम। तो इसमें क्या है, क्या वो भले ही ठीक है आपको इतना मैटर ना करे, उनको मैटर ना करे, लेकिन आपका एक फेट जा रहा है ना, कि अगर आपसे कोई चीज़ ऐसी आती है आपके पास जो आपको पता नहीं है, तो यू लाइक टू एक्सप्लोर इट, बाद में आप जाकर उस चीज़ को देखोगे, राइट। और ये चीज़ दिखाती है कि ठीक है, आप सीखने के लिए रेडी हो चीज़ों को। आपने सिंपल से क्या किया, उसने कोई चीज़ पूछी जो आपको नहीं था, आपने उसे बोला कि ठीक है सर, मुझे अभी नहीं पता है, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं इसको देख लूंगा। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है, राइट। कभी बीच में नहीं बोलना है इंटरव्यू की, ये गलती मत कीजिएगा, बिकॉज बहुत ही रूड लगता है। बहुत ही सीनियर ऑफिसर्स होते हैं सर, जो बोर्ड मेंबर होता है वो जनरली कोई रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर होगा, आईपीएस ऑफिसर होगा। जो बाकी मेंबर्स होते हैं उसमें से कोई साइकोलॉजिस्ट मतलब पीएचडी होगा, कोई आर्मी का रिटायर्ड ऑफिसर होगा, कोई नेवी सीएफ से रिटायर्ड ऑफिसर। तो मतलब आप तो अभी बस जा रहे हो उस फील्ड में, दे हैव लाइक 40-45 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन देयर बेल्ट, तो आपको एकदम मतलब अपने आप को कंट्रोल में रखना है। आप उनको बात खत्म कर लेने दो, एक सेकंड का गैप ले लो और तब आंसर दो।
आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है मैंने क्वेश्चन खत्म कर दिया, बट क्या तो वो एक एक स्पीड सेकंड बाद फिर से स्टार्ट कर देते हैं उसी में ऐड करना। अब आपने बीच में बोल दिया तो सिचुएशन थोड़ी खराब हो जाती है। डू नॉट डू दैट, लेट देम कंप्लीट देयर स्टेटमेंट, लेट देम वेट फॉर 1 सेकेंड, देन यू शुड आंसर। ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा एक क्वेश्चन पूछ गया जो बहुत डिफिकल्ट है, आपको कुछ पता है उसमें, बट आप तुरंत आंसर देने के पोजीशन में नहीं है, तो आपको क्या करना है, जस्ट आस्क देयर परमिशन, सर मे आई ड्रिंक वाटर। ठीक है, आप पानी पियो आराम से, उससे दो चीजें होंगी, फर्स्ट तो जो नर्वसनेस है वो खत्म होगा आपका, दूसरा यू विल गेट सम टाइम टू थिंक। उनको भी पता है कि ये टैक्टिक्स है राइट आपकी, मतलब ये आपके पार्ट में स्मार्टनेस कि आप उनसे पानी पीने का परमिशन लेकर आप सोच रहे हो, बट इट ऑल्सो शोज योर मेंटल अवेयरनेस ना, आप सिचुएशन कितने अवेयर हो, सिचुएशन अवेयरनेस है आपकी कि ठीक है व्हेन समथिंग कम्स अक्रॉस जहाँ पे आप तुरंत आंसर देने की पोजीशन में हो, यू बाय योर टाइम, यू थिंक इट ओवर एंड देन यू आंसर इंस्टेड ऑफ गिविंग अ half baked answer, half cooked answer. What you are doing is you are thinking it over and then giving a proper answer. ये चीज याद रखनी है आपको। इफ दे आस्क यू टू ड्रिंक वाटर, वो मान लीजिए आपसे कह रहे हैं ठीक है यू कैन हैव सम वाटर, तो मना नहीं करना है, थैंक यू बोल के पी लेना है। आपको लगे भाई मैं तो प्यासा नहीं हूँ, बट नहीं, व्हाट इट शोज इज कि ठीक है वो अगर कोई एक बहुत ही माइनर सी भी आपको कोई चीज बोलते हैं विच इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, तो आप सुन लेते हो राइट। तो ये चीज याद रखिएगा। तो आई गेस इंटरव्यू कुछ यहाँ पे कवर हो जाता है, या कुछ बचा है इसमें? सर एक क्वेश्चन मैं पूछ, मेरे ख्याल से हाँ बिल्कुल। कैंडिडेट they tend to get nervous before uh, appearing interviews, sir. While waiting outside, राइट। they tend to get nervous. So how to cope up with nervousness? देखिए इसमें दो चीज़ें हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल कि जब आप इंटरव्यू के लिए लाइक यू हैव क्वालिफाइड द रिटन पेपर एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, गिव मॉक मॉक इंटरव्यूज। ठीक है। उसमें क्या होता है, थोड़ा एक स्टिमुलेशन होता है, थोड़ा एक सिमुलेशन होता है आपका राइट, कि यू हैव बीन थ्रू दिस बिफोर, कि वेट कर रहे हो आप ये दरवाजा खोल के परमिशन लेते हो अंदर जाने की, जाके बैठते हो एंड दे स्टार्ट आस्किंग यू क्वेश्चंस। प्रैक्टिस करो इस चीज़ को कि एक फॉर्मल सेटिंग में कि यू अपीयर फॉर द इंटरव्यू, नंबर वन। नंबर टू, जो वो इनिशियली क्वेश्चंस पूछते हैं दे आर वेरी सिंपल, और वो भी यही ट्राई करते हैं कि दे ट्राई टू मेक यू कंफर्टेबल। मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स विल डू इट, बट मे बी कोई बोर्ड मेंबर ऐसा जो ना भी करे, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट कि मे बी आप डायरेक्टली जॉइन दे ड्रॉप अ बॉम्ब ऑन यू कि सीधे ही चलो बात कर लेते हैं मेन। मेरे साथ आई वाज लकी कि जब मैं गया था सो दे स्टार्टेड आस्किंग वेरी सिंपल क्वेश्चंस अबाउट मी, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट आर यू डूइंग हियर, क्यों आए हो, मतलब ऐसा क्वेश्चन जो आपको मतलब यू डोंट हैव टू रिक्वायर मच थॉट टू आंसर। एंड वंस दे फील कि ठीक है यू आर कंफर्टेबल, आई थिंक दे स्टार्टेड आस्किंग सीरियस क्वेश्चंस टू मी आफ्टर लाइक 7-8 मिनट्स। तो आप इस चीज़ के लिए तैयार हो मेंटली, आप प्रैक्टिस करो इस चीज़ की, और बी प्रिपेयर्ड। आप जितनी अच्छी तैयारी के साथ जाओगे यू विल बी दैट मच कॉन्फिडेंट इन द इंटरव्यू, और उतना ही अच्छा आपका इंटरव्यू जाएगा राइट। इफ़ यू फील लाइक कि आप ज़्यादा पैनिक हो रहे हो, जस्ट आस्क देयर परमिशन कि सर और मैम प्लीज़ कैन आई हैव अ मोमेंट। आप आराम से रिलैक्स कर लो, सांस ले लो, पानी पी लो राइट, इट डजेंट हर्ट यू इन एनी वे। बट आप पैनिक करके आप गलत आंसर दे रहे हो, कोई आप गलत बिहेवियर कर रहे हो, दैट विल लीव अ वेरी बैड इंप्रेशन एंड विल फेच यू वेरी बैड मार्क्स राइट। आई गेस इससे क्लियर हो जाता है राइट। Yes, sir. ठीक है। सो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने सर्विस प्रेफरेंस, डैफ कैसे भरना वो देख लिया, इंटरव्यू की अप्रोच देख ली। इंटरव्यू की अप्रोच में मैंने तीन चीज़ें बताई थी, फर्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज, सेकंड इज माइनस एंड थर्ड इज नॉलेज। बॉडी लैंग्वेज और माइनस मैंने कवर कर लिए हैं, अभी मैं बात करूंगा नॉलेज की। ये जो नॉलेज बेस्ड है राइट, कि हाउ कि कौन से आंसर्स देने हैं, कैसे बात करने हैं राइट, वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो जब आप क्वेश्चंस के आंसर की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो राइट, रिवाइज ऑल दैट यू स्टडीड फॉर रिटन पेपर्स। आपको लगी भाई मैं तो रिटन क्लियर कर लिया, मुझे ऑलरेडी पेपर 1 पेपर 2 का नॉलेज है, जीएस का नॉलेज है, इकोनॉमी आती है, पॉलिटी आती है, बट यू टेंड टू फॉरगेट, सो रिवाइज दैट। क्योंकि वो आपसे लेटेस्ट क्वेश्चन भी पूछेंगे, डैक भी पूछेंगे, दे कैन आस्क यू एनीथिंग राइट। तो आपको तैयार रहना है हर चीज़ के लिए, सो रिवाइज व्हाट यू हैव ऑलरेडी रेड। उसके बाद जो आपने ग्रेजुएशन किया है राइट, उन सब्जेक्ट्स को आप रिवाइज करके जाओ, केवल बेसिक्स देखने हैं, कोई कंसेप्ट रिवाइज कर लेना है बस, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ देखने की जरूरत नहीं है। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं उनको केवल एक मतलब हमेशा ऐसा है कि जैसे मैं मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो एक छोटी सी बुक आती थी जिसमें सारे कंसेप्ट मेंशन थे,
तो जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से वो अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स का वो वाला बुक ले लें, सारे बेसिक कंसेप्ट पढ़ लें और तब इंटरव्यू में जाएं। जो आर्ट्स वाले हैं वो भी सेम काम करें कि जो भी बेसिक्स है उसको रिवाइज करके ही इंटरव्यू में जाएं, बिकॉज मे बी वन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स हिमसेल्फ इज अ सेम ग्रेजुएट एज यू, सेम ही सब्जेक्ट में उसका ग्रेजुएशन है, एंड इफ ही वांट्स तो वो उसने पूछ लिया। अब आपको पता ही नहीं है, मैं मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से था, अभी ही आस्क्ड मी व्हाट इज लैमिनर फ्लो, तो भले ही मुझे डिटेल में नहीं पता बट आई शुड बी एबल टू आंसर हिम ना कि भाई सर लैमिनर फ्लो ऐसा होता है जिसमें लेयर में फ्लो होता है, इट्स स्ट्रीमलाइन फ्लो, ऐसा बस बताने का है उसको। वो आपसे कोई बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आपको बेसिक्स पता है दैट विल डू द जॉब। सो ग्रेजुएशन रिवाइज करके जाइएगा, करंट अफेयर से अपडेटेड रहिए, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होते जा रहे हैं उनको फॉलो कर दिया ना, कुछ नहीं करना, न्यूज़पेपर आप पढ़े हुए थे, मैगजीन्स आप देख ही रहे थे, सेम आप पढ़ते हुए जाओ उनको। ठीक है, जब आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो ऑलवेज प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू इन ग्रुप्स, अकेले कभी तैयारी नहीं करनी है। चाहे ऑनलाइन ग्रुप्स बना लीजिए, 4-5 सीरियस कैंडिडेट्स के जो ऑलरेडी रिटेन क्लियर किया, वो तो सीरियस ही होगा। ठीक है, तो उनके साथ ग्रुप बनाइए, आपस में अपने ड्राफ्ट शेयर कीजिए, और जितने क्वेश्चन आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो एक दूसरे के ड्राफ्ट के ऊपर साथ बैठ जाओ, अपने ड्राफ्ट एक्सचेंज कर लीजिए, और उससे अपने दोस्त से बोले कि भाई चल मेरे ड्राफ्ट क्वेश्चन बना मेरे से, भले कितना स्टूपिड क्वेश्चन बनाए वो, बट यू हैव टू प्रिपेयर दैट। और जो जो क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं यू राइट दोस क्वेश्चंस एंड प्रिपेयर देम, मतलब उनका आंसर आप प्रिपेयर कर लो। तो जो भी ड्राफ्ट रिलेटेड क्वेश्चन है ना वो छूटेगा नहीं आपका, मतलब आप ये समझ के चलो कि 60 to 70% इंटरव्यू आपके मोस्टली गोज ऑन द डेफ। और अगर आपने अपने डेफ पे इस तरह से तैयारी किया है कि यू हैव ब्रेनस्टॉर्म्ड, यू हैव सैट विद योर फ्रेंड्स एंड प्रिपेयर्ड, तो बहुत अच्छा डेफ पे कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो बाहर से पूछ लो। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने अपने डेफ में मेंशन किया हुआ था हेल्थ के लिए, हेल्थ के बारे में, राइट। सो दे आस्क्ड मी आप क्या करते हो हेल्थ के लिए, मैंने कहा कि सर मैं फिजिकल एक्सरसाइज करता हूँ, आई गो फॉर रनिंग और थोड़ा बॉडी वेट ट्रेनिंग करता हूँ। तो मैं कहता आप रनिंग करते हो ऐसे, तो फिर वो पूछ रहे हैं मतलब एक मिनट की अच्छा व्हाट इज द मैक्सिमम हार्ट रेट जो एक हो सकता है। सो बात मतलब पहले कवर किया हुआ था, सो उसके लिए सीधा सा एक फॉर्मूला 220 माइनस योर एज, उनको बता दिया एंड दे विल फाइन। बट अगर आप उसको नहीं बता, ये बहुत टेक्निकल चीज है राइट, बट बिकॉज यू आर प्रिपेयर्ड इन डिटेल्स तो आप बता सकते हो। अगर मैं इसको बोलता कि सर मुझे इतना टेक्निकल अवेयरनेस नहीं है इसका, तो भी मे बी इट विल नॉट हैव हर्ट, बिकॉज यू आंसर्ड इट्स ग्रेट। ठीक है, उसके बाद मॉक इंटरव्यूज दे लीजिए, 2 to 3 मॉक इंटरव्यूज आर फाइन। दिल्ली में कंडक्ट हो जाते हैं, सपोज कोई है जो बाहर से तैयारी कर रहा है, इन इज होम टाउन इज नॉट इन दिल्ली। फॉर एग्जाम्पल मैंने तैयारी लखनऊ से ही की थी, और जब मेरा रिटर्न क्लियर हुआ था सो आई जस्ट मतलब एक बार चला गया था दिल्ली, तो 2 मॉक इंटरव्यूज मैंने दिए थे, वो उसका आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवा देते हैं। सो आप भले ही दिल्ली जाके अपना इंटरव्यू दे लिया, आप वापस अपने होम टाउन आ गए बाकी के क्रेडिट के लिए, तो आप वो वीडियो आप स्कैन करते हो अपना, ठीक है कहाँ पे आपने क्या गलती किया है, आपकी बॉडी लैंग्वेज सही थी या नहीं थी। ऐसा तो नहीं कि आप स्लाउच करके बैठ गए, आपको अपना बैक इरेक्ट रखना होता है, जब आप बात कर रहे हो तो आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करो। ये सब चीज़ें उस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और लास्टली मैं बताना चाहूँगा कि आपके पहले कई लोग हैं जो इस प्रोसेस से जा चुके हैं, जिन्होंने पेपर 1 पेपर 2 क्लियर किया है, इंटरव्यू क्लियर किया है, फिजिकल मेडिकल क्लियर किया है, उनके ट्रांसक्रिप्ट आपको इंटरनेट पे मिल जाती हैं। जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट आप पढ़ सकते हो इंटरनेट से डाउनलोड करके, आप वो देख देख लेना, पक्का पढ़ लेंगे। क्यों, उससे क्या होता है, कई आपको कैंडिडेट्स ऐसे मिल जाएंगे जो क्वालिफाइड हैं एंड दे हैव सिमिलर प्रोफाइल एज यू, राइट। आप देखो कि उनसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने कैसा आंसर दिया, एंड दे विल एडमिट देयर ओन मिस्टेक्स ना कि ठीक है मैंने इसका अच्छा से आंसर नहीं दिया। सो यू हैव टू प्रिपेयर कि और बेटर मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे अच्छा और आंसर फ्रेम कर लूँ, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प। ट्रांसक्रिप्ट पढ़िए, ग्रुप में मॉक टेस्ट लीजिए, मतलब एक दूसरे पे लैब शेयर कीजिए, फिर क्वेश्चन पूछिए और मॉक टेस्ट दीजिए। बाकी नॉलेज आपके पास है, बस यू नीड टू ब्रेथ दैट अप। ठीक है, तो इससे इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी कवर हो जाएगा। आई गेस इंटरव्यू मेरे साइड से इतना ही। अनमोल, इफ यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग। No, sir, we can talk about PET in medical. राइट, पीएटी एंड मेडिकल के लिए मैं बताना चाहूँगा, सी जो भी एग्ज़ाम का तैयारी स्टार्ट कर रहा है या फिर ही हैज़ क्लियर्ड द फिजिकल एंड इज अपीयरिंग फॉर द दिस पीईटी एंड मेडिकल टेस्ट, तो उसको एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें। द थिंग दे आर पर्टिकुलर ऑन इज योर हाइट। अगर कोई 162 सेंटीमीटर्स का है तो उसका हाइट इंक्रीज करके 165 नहीं कर सकते मेल कैंडिडेट्स के लिए, उसको दे विल नॉट सेलेक्ट, राइट। बट अगर बहुत माइनर डिफरेंस है, कुछ दिक्कत है, तो
उसमें भी दे विल एडजस्ट। आई साइट की बात कर लेते हैं। आई साइट में देव मेंशन कि 4 डायोप्टर के प्लस और माइनस में रहना है। किसी का 4.5 है, नो नीड टू पैनिक, ले लेते हैं। कलर ब्लाइंडनेस का भी कोई पूछ रहा था, कलर ब्लाइंडनेस इज नॉट एन इशू। किसी को नॉकनीज है, राइट, नॉकनीज के लिए उन्होंने लिखा हुआ है कि हम नहीं लेंगे, बट क्या है, अब आप मेडिकल के पहले फिजिकल टेस्ट दे रहे हो, नॉकनीज में दे टेस्ट किया, यू हैव डू यू हैव प्रॉब्लम्स इन रनिंग और वॉकिंग। अगर आप 800 मीटर उतने टाइम में दौड़ रहे हो, दैट मीन्स यू डू नॉट हैव प्रॉब्लम्स इन रनिंग और वॉकिंग, राइट। नॉकनीज का प्रॉब्लम, अब बहुत ज़्यादा नॉकनीज सीवियर है, किसी का लेग्स एकदम ही टेढ़े हो गए हैं एंड वो वॉक भी नहीं कर पा रहा है, सीधे नहीं मिल प्रॉब्लम, राइट। इसका टेंशन नहीं लेना है। किसी का कोई पास्ट इंजरी था, लाइक फ्रैक्चर हुआ था 6 साल पहले, 7 साल पहले, नॉट अ प्रॉब्लम। फ्रेश एकदम फ्रैक्चर है कि अभी 2 ही महीने हुए हैं, प्लास्टर भी नहीं हो रहा है, देन इट इज अ प्रॉब्लम, बट देन इवन देन दे विल नॉट डिस्क्वालीफाई, दे विल कॉल यू लेटर ऑन। वो क्या करेंगे, आपकी बाकी चीजें टेस्ट कर लेंगे एंड बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट फ्रैक्चर, राइट, दे विल टेल यू टू रीअपियर इन द मेडिकल बोर्ड अगेन। तो ऐसा भी हो जाता है। किसी का ओवरवेट है, ओवरवेट इज अगेन इज नॉट अ प्रॉब्लम, बहुत ही ओबीस लेवल का ओवरवेट है, 10, 15, 20 kg ओवरवेट, इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, बट 2 kg, 3 kg, 5 kg, इवन 10 kg का दे कंसिडर एंड लेट यू गो थ्रू। जनरली व्हाट दे डू इज, आप जब फर्स्ट टाइम अपियर होते हो, वो आपका वेट लेते हैं, फिर अगर मान लीजिए आप ओवर वेट हो, अगर स्लाइटली ओवर वेट है, दे विल क्लियर यू, नॉट एन इशू। इफ यू आर वे ओवर वेट, बहुत ज़्यादा वेट है आपका, दे विल टेल यू टू अपियर ना मेडिकल रिव्यू बोर्ड। जब आप मेडिकल रिव्यू के लिए अपियर हो एंड आपने वेट रिड्यूस ही नहीं किया बल्कि आपका वेट और बढ़ गया है, अगेन अ प्रॉब्लम। बट आप जब फर्स्ट टाइम अपियर किए थे, आपका वेट 10 kg ओवर था, दोबारा आप अपियर किए हो, आपका 5 kg रिड्यूस हो गया है, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका क्लियर कर देंगे। और कौन से इश्यूज होते हैं मेडिकल में, अनमोल एक बार बता देना मुझे, जिसके लिए कैंडिडेट ज़्यादा परेशान रहते हैं। सर फ्लैट फुट, नॉक नीज, फ्लैट फीट अगेन, फ्लैट फीट अगेन स्वेटी, इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप रनिंग करके आए हो, नॉट एन इशू। सर स्वेटी पम्प्स। स्वेटी पाम, देखिए स्वेटी पाम्स का ऐसा है कि अब वो डिपेंड करता है मेडिकल ऑफिसर कौन सा आया है, राइट। सो मैनी आ टाइम्स दे विल लेट यू थ्रू, दिक्कत नहीं होती है। बट आपको फर्स्ट टाइम पे वो रिजेक्ट करते हैं, यू विल अपियर फॉर द रिव्यू, रिव्यू में दे विल क्लियर, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। इसमें बताना चाहूँगा, किसी का क्रॉनिक इशू है अगर, ही हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक का है, उसका मतलब कोई मेजर डिफॉर्मिटी है, राइट, हाई टेंशन रहता है, ब्लड प्रेशर हमेशा एलिवेटेड रहता है। मान लीजिए आपका टेस्ट हुआ, मेडिकल टेस्ट हो रहा है, तो थोड़ा आप नर्वस रहोगे, आपको ब्लड प्रेशर बीपी सब थोड़ा सा मतलब हार्ट रेट बढ़ा रहेगा, बट इवन रिलैक्स करने के बाद भी वो नॉर्मल नहीं आ रहा है, तो इन सब केसेस में आपको प्रॉब्लम होगा। बट अगर ये एक एक्सेप्टेबल रेंज में है, इट्स नॉट एन इशू, कोई दिक्कत नहीं होती है। यू हैव टू बी मतलब वेरी रिलैक्स्ड ऑन दिस एस्पेक्ट कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर दे आर नॉट फसी, दे विल लेट यू थ्रू। एंड अगर किसी को ऐसा लग भी रहा है, किसी को ज़्यादा टेंशन हो रही है कि मतलब मेरे लिए दिक्कत आ सकता है, राइट, मेडिकल में, डू नॉट लूज होप। आप रिटर्न दे लो, क्लियर कर लो, फिजिकल में अपियर कर जाओ, फिजिकल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब आप मेडिकल के लिए अपियर करोगे, मे बी इवन इन द फर्स्ट मेडिकल वो आपको फेल कर सकते हैं, फेल नहीं करते हैं, वो आपको रिव्यू के लिए बोलते हैं, आप रिव्यू में आओगे, रिव्यू में आए, बहुत हाई चांसेस होती है, 99% कैंडिडेट्स क्लियर हो जाते हैं। मैंने तो अपने टाइम में किसी को रिजेक्ट होते नहीं देखा था मेडिकल में, नहीं करते हैं वो, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि भाई आप ऑफिसर लेवल पे जा रहे हो, इतना फिजिकली मतलब चैलेंजिंग आपके लिए नहीं है कि भाई आपको बहुत ज़्यादा कोई मैराथन रनिंग करनी है या ऐसा कोई काम है। वो बस ये देखते हैं कि जो एक यूनिफॉर्म लाइफ के जो टास्क होते हैं उसको आप डिस्चार्ज कर पाओ। प्लस ऑलरेडी यू हैव क्लियर द फिजिकल टेस्ट, जो रनिंग होता है, शॉर्ट पुट है, लॉन्ग जंप है, स्प्रिंट है, इट मीन्स कि फिजिकल कैपेसिटी है आपके पास, सो नीड टू वरी। आई गेस इससे काफ़ी सारे आंसर, अब जैसे ये सब चीज़ें वेरिकोस वेन्स हो गए, स्ट्रेच मार्क्स, कोई दाग है किसी का, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी का टैटू है विजिबल एरिया में, जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ पे टैटू है, राइट, इसका प्रॉब्लम। किसी के अगर छाती में टैटू अंदर तो दिखेगा ही नहीं, इट्स नॉट एन इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट सर। सर एक और डाउट सर, मुझसे मतलब बहुत काफी लोग पूछते हैं, सर उनकी हाइट 65 सेंटीमीटर एग्जैक्ट होती है, तो सर वो पूछते हैं कि मतलब जो एक्चुअल में जब नापा जाता है हाइट,
तो सर वो कम हो जाता है या फिर क्या है सर? एग्जैक्टली मैं इसमें बताना चाहता हूँ, जनरली व्हाट आई हैव सीन इज कि वो जो भी हाइट आपका एग्जाम में निकालते हैं, राइट, इसमें वो हमेशा -1 सेंटीमीटर ही रहता है। आई डू नॉट नो वाई, बट वो -1 सेंटीमीटर ही देते हैं। आप उनके इंस्ट्रूमेंट के साथ डेलिबरेटली ऐसा करते हैं अपना। बट आप अगर हाइट मानिए एग्जैक्ट 165, डू गेट हार्टेन। आप पहले तो हाइट अच्छे से मेजर करवाओ, राइट। वो आप मे भी जब हाइट मेजर करवा रहे हो तो इंस्ट्रूमेंट खराब, सर किसी अच्छी जगह से मेजर करवा लो, किसी बढ़िया हॉस्पिटल में जाके, एंड एग्जैक्ट यहाँ से लेना, राइट। सर नहीं करना, नीचे में बी ऑनेस्ट विद यू। ऐसा नहीं सेल्फ सर्विस बायस होता है, पॉजिटिविटी बायस होता है कि भाई मुझे तो सेट होना है तो मैं कुछ भी करके 165 बन जाऊंगा। आपने सर ऐसे कर लिया हाइट बढ़ जाएगा, नहीं। आप जाओ, रिलैक्स में मेजर करवाओ। 165 आता है, इवन 164 पॉइंट समथिंग आते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आई डोंट थिंक इट विल बी एन इशू। बट जब 164 हो, देन एन इशू। इतना तो रिलैक्स करना पड़ेगा, 165 देन क्लियर, तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं लेनी है। एटलीस्ट अपीयर फॉर इट ना, अगर आप तो आपको पता चलेगा। मे बी उस दिन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ही इज वेरी लिबरल, वो तो अलग देता। आप आपने रिटर्न नहीं दिया, सो एटलीस्ट आप रिटर्न में अपीयर हो, क्लियर करो। इफ यू आर एग्जैक्ट 165, नो नीड टू वरी। थोड़ा सा आपका माइनर डिफरेंस है, देन मे बी इट कैन बी कंसिडर्ड, राइट। तो परेशान नहीं होना, जाना है आपको। एनीथिंग एल्स अनमोल? सर एक और क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन है कि सर ये टेम्पोररी मेडिकल रिजेक्शन हाउ मेनी डेज इट इज गिवन फॉर रीमेडिकल? यार ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, बट जनरली यू गेट अराउंड, आई थिंक आई गॉट लाइक 50 या 70 डेज मिल गए थे मुझे। मैं 3 kg ओवरवेट था, बट दे गिव मी अ मेडिकल रिव्यू नेवरदलेस। एंड खुद भी उन्होंने बोला था कि इट्स वेरी माइनर बट वी आर गिविंग अ मेडिकल रिव्यू। दोबारा भी गया था तो भी मेरा वेट इतना कम नहीं हो पाया था, मैं तब भी 1 kg ओवरवेट था, बट कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ उससे। दे विल टेल यू, डू नॉट रिलाई ऑन इट कि 2 महीने बाद आएगा या 3 महीने बाद आएगा, डू नॉट रिलाई ऑन इट, बट जनरली यू गेट 2 मंथ्स इन बिटवीन। 50 40 50 डेज तो कंफर्टेबली मिल जाता है। यस सर। एनीथिंग एल्स? सर एक और क्वेश्चन है कि सर मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, क्या मैं इंटरव्यू हिंदी में दे सकता हूँ? हाँ बिल्कुल दे सकते हो भाई। देखो होता क्या है जनरली, जैसे आप खोलते हो, राइट, बैठे रहते हो, अंदर कैबिन में दरवाजा रहता है, तो यू स्टार्ट विद हिंदी इटसेल्फ। आप उनसे मत बोलो कि सर और मैम मैं कम इन, आप बोलो क्या मतलब मैम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। सो वहीं से आप स्टार्ट कर दो हिंदी में, राइट। मे बी क्योंकि जनरली व्हाट दे डू इज कि दे विल स्टार्ट इन इंग्लिश ओनली। तब आपको दोबारा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा सर कि आई फील मोर कंफर्टेबल, मतलब मैं हिंदी में ज़्यादा अच्छे से इंटरव्यू दे सकता हूँ। वो स्विच कर लेते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। बट आपको स्टार्ट ही हिंदी में करना है, और आप बिल्कुल उनसे रिक्वेस्ट करके स्विच करवा सकते हो, दे सकते हो आप हिंदी में इंटरव्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डू नॉट टेक इट एज ग्रांटेड कि भाई वो तुरंत ही हिंदी में स्टार्ट करेंगे, आपको स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा। यस सर। सर वन मोर क्वेश्चन। सर इन इंटरव्यू सर्विस रिलेटेड सब्जेक्ट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड? रिपीट करना, मैं समझ नहीं पाया। सर एक क्वेश्चन है कि सर इंटरव्यू में सर्विस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्या? सर्विस रिलेटेड हाँ बिल्कुल पूछेंगे यार, मतलब आपसे फोर्सेस के बारे में पूछेंगे। सर्विस के अंदर एग्जैक्टली क्या वो नहीं पूछेंगे, बट मे बी दे विल आस्क यू कि ठीक है, जैसे आपने लेटर से कि मैंने सीआरपीएफ फर्स्ट दिया था, राइट, उस अपने प्रेफरेंस में। तो उन्होंने मुझसे पूछा था ये सब कि अच्छा आपको सीआरपीएफ में चैलेंजेस पता है क्या, तो मैंने उनको बताया कि ठीक है सर ऐसा ऐसा है, 3 थिएटर्स में डिप्लॉयड है, हर थिएटर में अलग अलग चैलेंज है। फिर उन्होंने छत्तीसगढ़ के ऊपर क्वेश्चन पूछे कि छत्तीसगढ़ में किसका थ्रेट ज़्यादा है। तो 2 थ्रेट होते हैं, एक आईडीज का और एक नक्सल नक्सल प्रेजेंस का। फिर उन्होंने आईडीज पे बात करनी शुरू कर दी। ऐसा नहीं कि आप उनको बहुत स्पेसिफिक आंसर दे रहे हो कि सर लास्ट ईयर आईडी में इतने जवान शहीद हुए थे सीआरपीएफ, ये सब नहीं देना है आपको। आपको केवल बताना है, एक जनरल नॉलेज रखना है, जैसे सीआईएसएफ को दे रहा है फर्स्ट। आप उसमें ये नॉलेज रखो कि सीआईएसएफ कहाँ कहाँ पर डिप्लॉयड है, तो सबको पता है कि ठीक है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट और जो वाइटल एसेट्स होते हैं वहाँ पे फिर कौन कौन से टाइप है उनके, एयरपोर्ट्स, मेट्रोस, ये जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज होती हैं पेट्रोलियम की, कोल की, यहाँ पे सब में डिप्लॉयड है, राइट। आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है। अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई
बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ठीक है वो जो आसाम में दिग्बोई रिफाइनरी वहाँ पे क्या सीआईएसएफ है, नहीं, जरूरत ही नहीं है आपको। लेकिन एक वर्किंग नॉलेज हर फोर्स का रखिए। फॉर एग्जाम्पल बीएसएफ है, बीएसएफ कहाँ कहाँ पर है, किस किस बॉर्डर पे आपको पता करना है। जो आईबी है वहाँ पर है, बट जो जम्मू कश्मीर का एलओसी है वहाँ तो आर्मी है। आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। अब इंडिया नेपाल बॉर्डर है तो आपको पता चाहिए कि भाई वहाँ तो एसएसबी है। आईटीबीपी कहाँ के लिए है, इंडिया चाइना बॉर्डर के लिए है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किसकी है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस किसका है। ये सब चीज़ें तो ऐसे कि आप जब विकिपीडिया पेज पे हर फोर्स को सर्च करोगे गूगल पे, ये सब नॉलेज आपको वहीं से मिल जाएगी। अंदर का इन डिटेल नॉलेज आपको नहीं पता करना है। कोई भी फोर्स है उसका आपको टोटल स्ट्रेंथ पता होना चाहिए, उनका जो डायरेक्टर जनरल है उसके नाम पता होने चाहिए, कहाँ पे डिप्लॉयड है, उसका वर्क प्रोफाइल क्या है, ये सब पता होना चाहिए। बस यही चीज़ें हैं। उसको मेन थ्रेट्स क्या है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। बहुत डिटेल में नहीं जाना है कि अंदर सर्विस के क्या है, इतना नहीं देखना है, बट एक ब्रॉड ओवरव्यू आपको रखना है हर कोर्स का। राइट राइट। सर। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर, इतने ही क्वेश्चन थे गुड सर, इवनिंग अगर सर। किसी और को पूछना है तो पूछ सकता है प्लीज। गुड इवनिंग सर। सर मुझे मैं एज ए लाइक कांस्टेबल पे कार्यरत हूँ, सीएसआर में सर। तो इसमें इंटरनल थ्रेट अच्छा। और एक्सटर्नल थ्रेट के बारे में डीपली पूछ सकते हैं क्या? बिल्कुल यार, अगर आप फोर्स के अंदर हो तो बिल्कुल आपसे पूछेंगे कि भाई सीआईएसएफ के क्या क्या दिक्कतें हैं। जैसे आप बता रहे हो सीआईएसएफ में कांस्टेबल हो, राइट, तो आपको देखना है कि सीआईएसएफ में क्या क्या दिक्कतें हैं। ठीक है, आपको बाकी फोर्सेस से छुट्टियां कब मिलती हैं, एज अ कांस्टेबल आपके पास क्या क्या काम है, कितनी अपॉर्चुनिटीज है, क्या आपको अच्छे प्रमोशन दे पाते हैं वो, क्या आपको फैमिली लाइफ अच्छी दे पा रही है सीआईएसएफ। और फिर ये वाले जो क्वेश्चन है कि बाहर से क्या चैलेंजेस हैं आपको, कि भाई जहाँ पर डिप्लॉयड हो, सपोज आप बोकारो में हो, कोल इंडिया के प्लांट में हो, वहाँ पे आपके लिए क्या दिक्कतें आ रही है, रहने के लिए ठीक जगह मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। तो आपको फिर अगर आप फोर्स के अंदर वो ऑलरेडी सर्विंग हो तो आपको फिर एकदम डिटेल में पढ़ाना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा है जो फ्रेश जा रहा है भर्ती होने, मतलब जो आउट ऑफ कॉलेज जा रहा है, जिसने पहले सीपीएफ में काम नहीं किया हुआ है, उसको इतना डिटेल में नहीं पता होना है। उसको तो केवल एक जनरल ब्रॉड ओवरव्यू रखना है बस। थैंक यू सर। ठीक है, और कोई डाउट है किसी का क्या? एक और क्वेश्चन है सर, अगर किसी ने प्रीवियस एक दो अटेम्प्ट में रिटर्न नहीं क्लियर किया तो सर वो पूछते हैं कि रिटर्न क्यों नहीं नहीं यार क्लियर हुआ। क्यों, इसका कोई स्ट्रेस नहीं लेना भाई। इसका सीधा सा आंसर ये बनता है, देखो बहुत ही ऑब्वियस है। इसमें सीधा सा आंसर बनता है कि सर कंपटीशन टफ होता है, मैं तैयारी इतना नहीं करता, मैं नहीं क्लियर कर पाया। इस साल मैं और ज़्यादा तैयारी करके आऊँ, बेटर प्रिपेयर्ड, आई एम मोर कॉन्फिडेंट। बस यार, ये सब ऑब्वियस चीज़ें की बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। देखो, उनको भी एक डिस्कशन चाहिए, बहुत ही कंफर्टेबली वो कंडक्ट करते हैं इंटरव्यू। और जितना आप ऑनेस्टली आंसर देते हो, जितना आप तैयारी के साथ जाते हो, ब्लफ मत करना बिल्कुल। जितना अच्छे से आंसर दोगे उतना बढ़िया हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इवन आप सोचो कि ऐसा वो आपकी, मैं इससे एक वर्स एग्जांपल देता हूँ, मतलब आपको लगेगा कि ये तो और खराब बात है। मान लीजिए कोई ऐसा है जो 4 साल का बीटेक कोई 6 साल में करके आया है, राइट, इसी सब्जेक्ट में फेल था, उससे पूछ लेते भाई आपने तो बीटेक 6 साल में किया है, इतना खराब परफॉर्मेंस था आपको, तो इसको कैसे फाइंड कर सकता कि सर हाँ उस टाइम पे मुझे लाइफ में डायरेक्शन नहीं था, मैं गलत चीज़ों को प्रायोरिटाइज करता था, आई फेल्ट लॉस्ट इन माई लाइफ, मेरे को पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, आई यूज टू प्रायोरिटाइज अदर थिंग्स विच वर नॉट एज नेसेसरी, बट बाद में मेरे को पता चला कि मतलब आई फाउंड माई डायरेक्शन, नाउ आई एम डेडिकेटेड टूवर्ड्स दिस सर्विस ऑफ यूनिफॉर्म सर्विस एंड आई वांट टू कंट्रीब्यूट इन अ ग्रेटर वे टू द सोसाइटी। तो आपको क्या है, जो भी आपका डैफ है ना, उसके एक्सपेक्टेड आंसर्स आप तैयार करके जाओ। दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन, बट अगर आप तैयारी के साथ जा रहे हो तो आप आंसर दे सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं आती है। राइट सर। जैसे फॉर सर एग्जांपल मैं अगले। बता देता हूँ, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा इस पे कि मैं बहुत मतलब मैं पूरा टेक्निकल बैकग्राउंड से था। मैं स्कूल में था तो मैं फिजिक्स और मैथ्स में अच्छा था। बाद में आईआईटी पटना से ग्रेजुएशन किया तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि आप तो पूरा मतलब साइंस बैकग्राउंड से हो, यू हैव क्लियर दिस एंड दिस, और फिर आप यहाँ पर
तो मैंने उनको बताया कि सर मतलब ठीक है, मैं पढ़ने में अच्छा था, जो जो मुझे बेटर अपॉर्चुनिटीज दिखती गई लाइफ में मैं उनको लेता गया, बट मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि आई ऑल्सो कम फ्रॉम डिफेंस एंड पुलिस बैकग्राउंड। सो हमेशा से मेरे अंदर एक कॉलिंग था कि आई हैव टू गो इनटू यूनिफॉर्म सर्विसेज, राइट। तो जरूरी नहीं कि जो मैं ऐसा आंसर दे रहा हूँ वो सच हो, वो गलत हो, लेकिन यू आर बेटर प्रिपेयर टू फेस इट, राइट। और बिकॉज ये तो मेरे केस में सच है जो मैं बता रहा हूँ, तो आप एक बेटर आंसर देते हो और एक अच्छा इम्पैक्ट होता है उनके ऊपर, राइट। Right, sir. Okay, sir. Sir, the next question is about the medical. I have problem regarding allergy related to pollen grains. So it can affect in medical. नहीं यार, Allergy क्यों issue, क्यों sir. दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं यार, देखो जब आप मेडिकल देने जा रहे हो तो आपकी मेडिकेशन होगी कुछ, आप लेकर चले जाना उनको। आपको देखो इतना हर चीज़ के बारे में आपको, आप अपना एलर्जी का आपको अगर प्रॉब्लम है, राइट, तो ये तो वैसे भी पॉलन ग्रेन्स का सीजन एलर्जी है, पूरे साल भर नहीं रहता है। अगर आप इसको मेंशन नहीं भी करते हो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि इतना कोई सीवियर चीज़ नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर बहुत सीवियर चीज़ है देन यू हैव टू वरी अबाउट इट, बट अगर सीवियर नहीं है आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मेरे हाथ में जब मैं छोटा था फ्रैक्चर हुआ था यहाँ पे, अब मैंने उसमें मेंशन कर दिया कि इट वाज फ्रैक्चर्ड। तो जो वहाँ पे डॉक्टर था उसने कहा कि ठीक है सर एक्सरे करवा लो एक बार। एक्सरे करवा के उसने वहीं पे ओके कर दिया। हम लोग गए एक हॉस्पिटल में, वहाँ पे एक्सरे लिया, वापस लेके आए, उसको एक्सरे दिखाया डॉक्टर को, एंड दैट मेडिकल ऑफिसर क्लियर इट कि फाइन नो प्रॉब्लम। बट मेरे साथ के एक लड़का था, राइट, उसने भी मेंशन किया था कि उसको फ्रैक्चर हुआ था, उसको रिव्यू दे दिया गया, भले ही बाद में रिव्यू में उसने क्लियर कर दिया। तो अब कई लोग ऐसे नहीं जो ये करते हैं कि यार इतना पुराना फ्रैक्चर, देन यू शुड नॉट इवन मेंशन इट ना, क्योंकि वो तो रिपेयर हो गया, हील हो गया पूरी तरह से, शॉर्ट पुट फेल हो हाथ से, तो क्या दिक्कत होगा? हाथ में कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपको एलर्जी है, नो नीड टू मेंशन इट, वाज नॉट नॉट दैट सीवियर। अगर आपको ऐसा लगा इतना सीवियर एलर्जी है कि आपके जॉब में फंक्शनिंग को अफेक्ट करेगा, देन यू हैव टू मेंशन इट। अदरवाइज ये एलर्जिक राइनाइटिस वगैरह का तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जस्ट इन केस यू कैन कीप योर मेडिकेशन विद यू। अगर आपको एग्जाम के टाइम पे वहाँ पे कुछ दिक्कत आए, उसको बस एक मतलब प्रीएम्प्टिव तरीके से लेके चले जाना। Yes, sir. सर अब मेडिकल के बारे में बात कर लेते हैं, फिजिकल और मेडिकल। या मैंने क्लियर कर लिया ना, वो तो बात बता दिया था उस पे, या अभी कुछ बचता है? अच्छा मतलब इवेंट्स की बात करें क्या, या 100 मीटर 800 मीटर्स का प्रिपरेशन पे, राइट। देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, फिजिकल की प्रिपरेशन जब तक रिटर्न नहीं होगा तब तक मत करना, ठीक है। बिकॉज उसमें होता क्या है कि इफ़ यू आर वेरी ओबीस, मैं मतलब कैटेगराइज कर सकता हूँ कि अगर आप ऑलरेडी फिट हो, आपका वेट अंडर कंट्रोल है, यू कैन रन, वॉक कर सकते हो, बॉडी में बेसिक स्ट्रेंथ है, देन यू डू नॉट नीड टू प्रिपेयर। बहुत ही सिंपल टेस्ट है जो इसमें 16 सेकंड 400 मीटर इज वेरी इजी, 800 मीटर इन 3 मिनट्स 45 सेकंड विल टेक सम एफर्ट, ठीक है। लॉन्ग जंप लड़कों के लिए इट इज 3.5 मीटर्स, और शॉर्ट पुट है। आपको क्या करना है, आप रिटर्न के रिजल्ट का वेट कर लो, और उसके बाद जब आप का रिटर्न क्लियर हो जाता है, आप खुद का एनालाइज करो कि क्या मेरा वेट ज़्यादा है, तो ठीक है आप थोड़ा सा डाइटिंग स्टार्ट कर दो। आपको लगता है मेरा रनिंग पुअर है, आप रनिंग स्टार्ट कर दो। एक बार आपको क्या कर लेना है, जो भी नियरेस्ट स्टेडियम होगा या फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कोई सेंटर होगा, आप वहाँ पर चले जाओ, एक बार बात कर लो उनके कोचेस से, जो मैंने मतलब वहाँ पे जो भी ऑफिसर्स हैं उनसे, कि सर मेरा ऐसा ऐसा है एंड मैं इसके लिए तैयारी करना चाह रहा हूँ। जनरली वो अलाउ कर देते हैं, आप वहाँ चले जाओ, आपको पूरी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। जो कोई अच्छे मतलब बड़े शहर में, उनके लिए बात कर रहा हूँ, तो वो जाके अवेल कर सकते हैं। जो कोई स्मॉल टाउन्स में रह रहा है, ही डज नॉट हैव एक्सेस टू दिस ऑल फैसिलिटीज़, ऐसा है, रनिंग तो आप कर ही लोगे कैसे भी, ठीक है। शॉर्ट पुट बचता है, शॉर्ट पुट इज इजी, ठीक है। शॉर्ट पुट के लिए बस आपको एक जनरली उतना मतलब कम रेंज उन्होंने रखा हुआ है कि मतलब बेसिक स्ट्रेंथ है ना, वो करेगा। आप शॉर्ट पुट नहीं खेल सकते हो तो आप थोड़ा बहुत पुशअप्स करो, ठीक है, उससे आपके आर्म में स्ट्रेंथ आएगी। और फिर लास्ट बचता है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप के लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होता है। तो लॉन्ग जंप के लिए आपको क्या करना है कि अगर आपके पास कोई आसपास एक मैनेज कर लो, एक सैंड पिट वगैरह कुछ भी, और अपना रनअप आप देखो कि कितना है, लेफ्ट फुट हो कि राइट फुट हो। ये इसके लिए टेस्ट होता है, गूगल पे सर्च करें ना, पता चल जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली आप अपना रनअप देखो कि कितने रनअप आपको चाहिए, उसको आप अपने स्टेप्स में मेजर कर लेना। जब आप फाइनल डे पे जाओगे वहाँ पे जहाँ पे आपका टेस्ट होना है, तो आप पहले ही चल के रिवर्स डायरेक्शन में मेजर कर लो कि मुझे यहाँ से रन अप स्टार्ट करना है। तो मेरे फिर जो मास्टर फुट है उस पर मेरा पैर आ जाएगा, लेफ्ट या राइट पे, एंड देन अकॉर्डिंगली
लॉन्ग जंप भी क्लियर हो जाती है। मैं कभी बहुत ज़्यादा एथलेटिक नहीं था, बहुत ज़्यादा फिजिकल अच्छा नहीं था मेरा, बट मैंने इसके लिए अराउंड 2 महीने तैयारी की थी फिजिकल्स के लिए, तो क्लियर हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। और सर इवेंट्स के बीच में कितना गैप मिलता है, कितने मिनट्स का? यार ये डिपेंड करता है यार, मतलब बहुत ही सब्जेक्टिव टाइप का है ये। मतलब हमारे साथ तो ऐसा था कि ठीक है, हमने 800 मीटर बहुत सारे लोगों के साथ दौड़ा दिया था। और क्योंकि बिकॉज वहाँ पे बैचेस बड़े थे 800 मीटर्स में, जैसे उनका क्लियर दे स्प्रिंट पे ले गए, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया था। बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या कर लो कि देखो, पूरा फिजिकल प्रैक्टिस की बात है। सपोज आप अकेले हो अगर, तो आप स्टॉप वॉच पे खुद अपना टाइम लेते रहो। जब आप प्रैक्टिस करने जा रहे हो, आप जनरली ट्राई करो कि आप 800 मीटर या 1 किलोमीटर या 1200 मीटर्स ऐसे दौड़ो, ठीक है, उसमें अपना टाइम लेते जाओ। सपोज आपने टारगेट रखा है कि मुझे 2 महीना प्रैक्टिस करना है, आप वीकली 3 या 4 दिन रनिंग करो। 2 दिन आप केवल अपना स्टेमिना बिल्ड करो, और एक दिन अपने आप को टेस्ट करो, राइट, कि मैं फुल एफर्ट के साथ दौड़ूंगा, कितना दौड़ सकता हूँ, ऐसे कर लो। 800 मीटर आपने दौड़ लिया, उसके बाद आप एक स्प्रिंट लगा लो, राइट। स्प्रिंट के लिए कैसे प्रैक्टिस करते हैं, स्ट्राइड्स में करते हैं। आप सीधे 100 मीटर तुरंत स्टार्ट मत करो, 40 मीटर रनिंग करो, फिर 40 मीटर वॉकिंग करो, फिर 40 मीटर रनिंग करो, फिर 40 मीटर वॉकिंग, ऐसे आप प्रैक्टिस करो। 2 बार आप 100 मीटर्स पूरी स्प्रिंट कीजिए, तो रनिंग कवर हो जाती है। लॉन्ग जंप के लिए मैंने बताया कि आपको एक फिट चाहिए, आपको अपना मास्टर फिट देखना है कौन सा है, मास्टर फुट, उसके हिसाब से रिवर्स डायरेक्शन मेजर करके तब दौड़ के लॉन्ग जंप लगा देंगे। शॉर्ट पुट के लिए अगर आपका शॉर्ट पुट आ जाता है, वेल एंड गुड। नहीं आता है, अपने आर्म स्ट्रेंथ को बिल्ड कीजिए। अगर आपके आर्म स्ट्रेंथ है तो आप शॉर्ट पुट आराम से फेंक लोगे। राइट सर। और कुछ एनी और मोर पूछना है क्या डाउट? इसमें? सर कवर्ड है, कवर्ड हो गया सर। कवर हो गया ना? 100 मीटर, शॉर्ट पुट और लॉन्ग जंप, यही 4 इवेंट्स हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है, ऑल राइट। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ फिर से, कि अगर कोई जो इंटरव्यू देख रहा है, या फिर ये वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा, कोई अगर कोई ऐसा बंदा है वो हैज़ कम अक्रॉस मी एंड उसने रिटन क्लियर किया हुआ है, तो भाई फील फ्री टू आस्क मी फॉर हेल्प। अगर सही होगी तो मैं हेल्प कर दूंगा, अनमोल हेल्प कर देगा। एंड कोशिश करनी है। आपको अगर लगता है कि ठीक है, मेरा रिटन में इतना अच्छा नहीं हो पाया बट क्लियर हुआ है ना, तो इंटरव्यू के लिए अच्छी मेहनत करनी है। आपको लगता है मेरे फिजिकल या मेडिकल में कोई दिक्कत है, तो ऐसा नहीं कि आप मत जाओ, आप बिल्कुल जाओ, अपियर हो, इट विल गिव एन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा है जिसने क्लियर किया हुआ रिटर्न, तो विल बी हैप्पी टू गाइड। और इसमें मुझे ये एक लास्ट बताऊंगा कि अगर कोई फ्रेशर है जो स्टार्ट कर रहा है, तो टेलीग्राम पे ग्रुप है मिशन CAPF 2023, उसमें मैंने अभी स्टार्ट किया है। उसमें मैं एक टाइम प्लान लेके, जो CAPF 2023 का एग्जाम होना है, उसके लिए मैं गाइड दे रहा हूँ, ठीक है। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू सर।